आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जहां एक पत्नी की फेमस इन्फ्लुएंसर बनने की भूख ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख दिया। ये घटना है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सदर थाना इलाके की। यहाँ भिवानी के पुराने बस स्टैंड के पास गुर्जरों की धानी नाम से एक इलाका पड़ता है। यहाँ पर एक 2 मंजिला का घर है जिसको लोग यादव भवन के नाम से जानते हैं। इसी घर में 32 साल की रवीना राव रहती थी, जो एक छोटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसका पति 35 साल का था। वो एक ड्राइवर था, कभी ट्रक चलाता, कभी टेम्पू चलाता। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे ईंटी और बालू ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। दोनों का एक 7 साल का बेटा भी था, मुकुल, जो कि 3rd क्लास में पढ़ता था। परिवार के बाकी लोगों के बारे में बताएं तो प्रवीण के पिताजी सुभाष यादव थे, जो हलवाई का काम करते थे। शादी विवाह के फंक्शनों में वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर खाना बनाते थे। रवीना की सास यानी कि प्रवीण की मां का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था। प्रवीण के 2 भाई थे। एक भाई संदीप यादव, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता था। प्रवीण अपनी पत्नी और बेटे के साथ 1st फ्लोर पर रहता था। संदीप पंचकुला में ड्यूटी करता था। एक बड़ा भाई एक अलग फैमिली के साथ में ही इसी गली के एक और घर में अलग से रहता था। चाचा और ताऊ जी भी पास ही इसी गली में अपने परिवारों के साथ रहते थे। पूरा खानदान खुशहाल था, सब मिलजुल कर रहते थे और सब में अच्छी बनती थी। कुछ सालों पहले ही रवीना ने इंस्टाग्राम पे रील्स डालना शुरू किया था, जिनमें वो मेकअप करके आकर्षक तरीकों से डांस करती थी। रवीना खूबसूरत थी, इसलिए उसकी रील्स पर व्यूज और लाइक्स भी बहुत आते थे, जिनके चलते वो बहुत ही कम वक्त में हरियाणा में काफ़ी वायरल हो गई थी। वायरल होने के कुछ वक्त बाद ही रवीना को आसपास के इलाकों के कंटेंट क्रिएटर्स की टीम से ऑफर आने लगे थे। ऐसे ही एक ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर रवीना शॉर्ट फिल्म्स, ड्रामा और नाटकों में एक्टिंग करने लगी, जो कि यूट्यूब पर रिलीज होते थे। अब वो शॉर्ट फिल्में बनाने वालों की टीम की एक मेंबर बन चुकी थी। इसी काम से वो ज़्यादातर बाहर भी रहने लगी थी। कभी कभी टाइम मिले तो घर आती थी। ऐसे ही 26 मार्च 2025 को रवीना बेटे के कुछ काम से घर आई हुई थी। कुछ देर बाद ही उसे वापस भी जाना था। उसी दिन परिवार वालों ने ध्यान दिया कि प्रवीण सुबह से कहीं नहीं दिख रहा था। वो तो अक्सर बाहर रहता था, ड्राइविंग का काम जो करता था। पूरे परिवार को लगा शायद सुबह सुबह ही काम पे चला गया होगा। फिर भी रवीना से किसी ने पूछ ही लिया, क्या प्रवीण को कहीं देखा है? सुबह से दिख नहीं रहा। रवीना भी घर से निकल ही रही थी अपनी वीडियो टीम के पास, तो रवीना जल्दी में कहती है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। जाने से पहले उसने बताया नहीं। कल की रात यानी कि 25 मार्च शाम को 8 बजे के आसपास वो घर लौटे थे। रोज की तरह खाना खाकर सो गए थे। रवीना भी रोज की तरह खा पीकर और बेटे को सुलाकर सो गई थी। आगे बताया, उसकी 3 बजे नींद खुली, कुछ हलचल सुनाई दी थी उसको। बाहर आकर जब उसने देखा तो पति प्रवीण सीढ़ी पर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। रवीना गुस्सा होकर बोली, क्या कर रहे हो? चलो सो जाओ। प्रवीण कहता है, ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ। फिर रवीना सोने चली गई। ये आखिरी बार था जब पत्नी ने पति को देखा था। सुबह उठी तो प्रवीण उसे नहीं मिला। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि प्रवीण कभी कभी सुबह सुबह काम पे चला जाता था। यही सोचकर सब नॉर्मल हो गए। ज्यादा किसी ने चिंता नहीं दिखाई। सब अपने अपने काम में लग गए और रवीना भी अपनी टीम के पास चली गई। 28 मार्च को फ्री होकर वो घर लौटी। घर पर लोग परेशान बैठे हुए थे। पूरे घर में तनाव का माहौल था। पता चला कि प्रवीण अभी तक लौटा ही नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा। परिजनों ने जानने वाले लोगों से, दोस्तों से और जहां पर वो काम किया करता था उस जगह पर पता किया। प्रवीण कहीं नहीं था। ये बात जानकर रवीना भी घबरा गई। आखिर ये कहाँ चले गए? अब तक सारे रिश्तेदारों को प्रवीण गायब है इस बात की खबर पहुंच चुकी थी। सब लोग अपने अपने लेवल पर प्रवीण को खोज रहे थे। उसी दिन 28 मार्च को एक राहगीर दिनोद रोड से गुजर रहा था। ये इलाका भी सदर थाने में ही आता है। नाले के पास उसे कुछ अजीब सी बदबू आई। नाले से बदबू तो आती ही है, पर यह ज्यादा तेज थी। उसने झांक कर ऊपर से नाले में देखा। ऊपर से नाला गंदा तो नहीं दिख रहा था। किनारे कुत्ते मंडरा रहे थे और नाले की ओर देखकर बार बार भौंक रहे थे, जैसे कुछ अजीब देखा हो। राहगीर को यह बात काफी खटक रही थी, तो उसने नाले में झांक कर और भी गहरे की तरफ देखा। नाले में से उसे एक इंसानी हाथ दिखा।
वो शख्स बहुत ज्यादा घबरा गया और जोर से चीखा, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ में से ही किसी ने फिर पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने पहुंचते ही नाला चेक किया। जो डर था वही हुआ। नाले में किसी इंसान का शव पड़ा था। हालत बहुत ही बुरी थी। लगभग 4-5 दिनों से वहीं पड़ा था और अब सड़ना भी शुरू हो गया था। फॉरेंसिक टीम भी वहां फौरन पहुंच गई और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने शुरुआती सबूतों से अनुमान लगाया कि शायद ये कोई 30 से 35 साल का आदमी था। चेहरे की पहचान कर पाना मुश्किल था। चेहरा सड़कर बिल्कुल बिखर चुका था। थोड़ा ध्यान से देखने पर हाथ पर एक टैटू दिखा जिसमें किसी का नाम लिखा हुआ था। जैसी चेहरे की हालत थी, पहचान करने के हिसाब से ये टैटू एक बहुत ही बड़ा सबूत था। इसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच करने के बाद शव को हॉस्पिटल में भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। शव जहां पर मिला था उससे ये तय कर पाना मुश्किल था कि वो शख्स नशे में गिर गया था या किसी ने कत्ल कर वहां पर फेंक दिया था। पुलिस का पहला काम था मृतक की पहचान करना, जिसमें पुलिस फौरन जुट गई। सबसे पहले लोकल मीडिया को खबर दी गई, जिन्होंने न्यूज चैनल्स पर इस बात को चला दिया, भिवानी नाले में लाश मिली है, अभी तक पहचान नहीं हुई है। फिर सदर थाना के ऑफिसर्स ने दूसरे पुलिस स्टेशनों से कांटेक्ट किया और पिछले 4-5 दिनों की मिसिंग रिपोर्ट्स की लिस्ट निकलवाई। पुलिस वो सारे काम कर रही थी जिससे मृतक की पहचान करी जा सके, पर कोई ठोस सबूत ही नहीं मिल रहा था। अगली सुबह 29 मार्च को लोकल अखबार में फोटो छपवा दी गई। हेडलाइन में पुलिस ने साफ साफ मदद की गुहार लगाई थी। नाले के पास मिली लावारिश लाश, जिसके बगल में टैटू की फोटो भी थी पहचान करने के लिए। जब ये खबर प्रवीण के घर वालों तक पहुंची तो पूरा खानदान सदमे में आ गया। सबने देखा, कपड़े सेम, टैटू बिल्कुल वही। सारे के सारे परिजन फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद वो उन्हें मॉर्चरी ले गए शव को दिखाने के लिए। लाश को देखते ही परिजनों के आंसू नहीं रुके। कन्फर्म हो गया कि ये लाश प्रवीण यादव की ही थी। पुलिस ने इसके बाद घर वालों की इजाजत से पोस्टमार्टम करवाया, पर रिपोर्ट ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। शरीर ज्यादा सड़ चुका होने की वजह से कुछ साफ नहीं था। ना कोई सीरियस चोट के निशान थे, ना कोई जहर के ट्रेस, ना कोई फ्रैक्चर। दरअसल नाले के गंदे पानी ने शव की गलने की रफ्तार को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते सारे सबूत बर्बाद हो गए थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बोला शायद नशा करके गिर गया होगा, तभी डूब गया। प्रवीण शराब पीता था, ये बात सबको पता थी। जब पुलिस ने अपना नतीजा परिवार को बताया तो उन्हें भी लगा कि एक्सीडेंट ही हुआ होगा। फिर उन्होंने भारी मन से अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद प्रवीण की पत्नी रवीना और प्रवीण के बेटे मुकुल की बहुत ही बुरी हालत थी। दोनों रो रो कर बेहोश हो गए थे। पति के अंतिम संस्कार के बाद रवीना अपने बेटे के साथ कुछ वक्त के लिए अपने मायके में रहने चली गई। रवीना के परिवार में भी गम का माहौल था। आखिर उनकी बेटी अभी अभी विधवा हुई थी और उसके बेटे के सर से पिता का हाथ छिन गया था। रवीना और मुकुल दोनों वहां पर भी बहुत ज्यादा रो रहे थे। रवीना के पिता से बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने प्रवीण के पिता यानी अपनी समधी से बात की। दोनों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि घर से 6 किलोमीटर दूर नाले के पास रात को कोई क्यों जाएगा, वो भी पैदल। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इन्हीं बातों बातों में दोनों के बीच में विचार बना कि केस को दोबारा से खुलवाया जाए और पुलिस को इस बार अच्छे से जांच करने के लिए कहा जाए। अभी तक 10-12 दिन अंतिम संस्कार को बीत चुके थे। प्रवीण के छोटे भाई और चचेरे भाई को भी लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। प्रवीण इतना नशा भी नहीं करता था कि खुद को संभाल ना सके। नशा करना ही था तो घर पर छत पे कर लेता। उसके लिए 6 किलोमीटर दूर नाले के पास जाने की क्या जरूरत थी, वो भी पैदल। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो पहले खुद से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जब कुछ काम का मिलेगा तब पुलिस को और बाकी परिवार वालों को बताएंगे। मोहल्ला काफी बड़ा था, मगर गली के आसपास कुछ घरों में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, जिनसे उन्होंने 25 मार्च शाम से 26 मार्च तक की रिकॉर्डिंग्स देखने की इजाजत मांगी। सीसीटीवी फुटेजेस में उन्होंने पाया शाम 8:30 पे प्रवीण काम से लौटता हुआ दिख रहा था। गलियों से होकर घर के अंदर आया। अब आगे देखा कितने बजे वो बाहर निकला। भाभी बोल रही थी 3 बजे तक वो जाग रहा था, मतलब उसके बाद ही गया होगा। हैरानी की बात ये थी प्रवीण किसी भी कैमरा में जाते हुए नहीं दिख रहा था। बिना घर से निकले नाले के पास आखिर कैसे पहुंचा? उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है।
उन्होंने फुटेज पीछे की और शुरुआत से पूरी देखी। इस बार उनका ध्यान रात 11 बजे आई हुई एक बाइक पे गया। बाइक पर एक हेलमेट पहने आदमी था, घर के आसपास घूम रहा था। जैसे उसका बाइक चलाने का अंदाज था, उससे ऐसा लग रहा था कि या तो वो किसी मुसीबत में है या फिर कोई गलत काम कर रहा है। वो पहले आया, फिर 5-10 मिनट घूमा और फिर चला गया। 11:30 पे वो वापस आया, दोबारा से वही काम किया और फिर से चला गया। तीसरी बार 12:55 में वो अलग एंगल में 3-4 और कैमरास में नजर आया, लेकिन इस बार बाइक पर 2 लोग थे। ड्राइवर हेलमेट में, पीछे एक औरत, चेहरा दुपट्टे से ढके हुए, बीच में चादर से लपेटा हुआ कुछ बोरी सा रखा था। देखने में इंसान के समान लग रहा था। औरत उसको जोरों से पकड़कर बैठी थी, भले ही उसके खुद के पैर सड़क से छुल रहे थे, बाइक के फुट रेस्ट की बजाय। दोनों भाइयों ने पूरे परिवार को फुटेज दिखाई। परिवार वालों ने जब गौर से देखा तो उस औरत की कद काठी रवीना जैसी लग रही थी और बाइक चलाने वाला आदमी उसके नाटक के को एक्टर जैसा, जो कि अक्सर उसको बुलाने और ड्रॉप करने आता रहता था। परिवार को शक हुआ तो 11 अप्रैल तक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाई, जिसके साथ साथ उनको रवीना पर शक है ये भी पुलिस को बताया। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए, घर से नाले तक, सारे मोहल्ले के सारे कैमरास से। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा दिनोद नाले की तरफ जाने वाली बाइक जो 12:55 पर निकली थी, वो 1 घंटे बाद 11:55 पर वापस आई थी, जिसमें अब वो बोरा नहीं रखा था, सिर्फ 2 आदमी औरत बैठे हुए थे। नंबर प्लेट पर भी कीचड़ लगाकर उसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने रवीना के कॉल डिटेल्स निकाले, 25 मार्च की टावर लोकेशन चेक की। एक नंबर पर उसने बार बार कॉल करी थी, वारदात की रात को भी। उस नंबर और रवीना की लोकेशन एक जगह पर ही आई थी। परिवार का शक सही निकला, रवीना ही थी बाइक पर उस आदमी के साथ। पुलिस को अब जानना था कौन था वो आदमी, रवीना उसके साथ क्यों थी और उसने अपने पति को क्यों मारा। 24 घंटे में ही पुलिस ने रवीना को थाने बुला लिया। पुलिस ने रवीना से सख्ती से पूछताछ की और सारे सबूत उसके सामने रखे, जिससे घबराकर उसने सब कुछ सच सच बताया। उस रात बाइक के बीच में उसका पति ही था। बाइक चलाने वाले का नाम था सुरेश राघव, जिसको पुलिस ने रवीना की बताई हुई लोकेशन से ट्रैक करके फौरन उठा लिया। अब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, जिसमें दोनों ने पूरी कहानी सच सच पुलिस को बताई। 2017 में प्रवीण और रवीना की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। दोनों ने एक नज़र में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। प्रवीण के पिता ने थोड़ा विरोध किया, पर बाद में वो मान गए। शादी दूसरी अरेंज मैरिजेस की तरह बहुत ही धूमधाम से हुई थी। प्रवीण 12th पास था, जो कि बाद में ड्राइवर बन गया। रवीना 10th पास थी। शादी के बाद भी उसकी कुछ करने की इच्छा थी, इसी वजह से प्रवीण और उसके परिवार ने उसे सपोर्ट किया। रवीना को भी 12th तक पढ़ाया गया और फिर उसने ITI से सिलाई का कोर्स कर लिया। सिलाई का कोर्स पूरा करने के बाद रवीना ने एक सिलाई सेंटर खोल लिया, जिसमें वो लड़कियों को सिलाई का काम सिखाने लगी। इसी वक्त तक रवीना और प्रवीण की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। परिवार में पैसा आ रहा था और जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन फिर लॉकडाउन आया, सारा देश घर के अंदर बंद हो गया। वैसे तो रवीना पहले भी सोशल मीडिया चलाती थी, पर उसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। उसे काम की वजह से उतना वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन लॉकडाउन के चलते उस पर वक्त ही वक्त था, जिससे बोर होकर उसने रील्स देखना शुरू किया। कुछ वक्त में ही उसे रील्स की लत लग गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जब सब लोग रील्स बनाकर फेमस हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जनवरी 2023 में उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। अकाउंट में उसने डांसिंग की रील्स, गानों पे लिपसिंग की रील्स डाली। कुछ वक्त में ही उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोकल स्तर पर वो काफ़ी फेमस हो गई। इसी वक्त तक उसकी रील्स प्रवीण के दोस्तों ने और ससुराल वालों ने देख ली। वैसे तो प्रवीण ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, सोचता था कि टाइम पास है, पर प्रवीण के दोस्तों ने और परिवार वालों ने उसे समझाया कि रवीना का ऐसे नाचना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मर्यादा में रहा करें। पर प्रवीण ने फिर भी रवीना को ज़्यादा नहीं रोका, बस उसे थोड़ा डांसिंग वगैरह से हटकर ढंग की रील्स डालने के लिए बोला। रवीना ने प्रवीण की सारी बातों को इग्नोर कर दिया और अपनी जैसी रील्स वो डालती थी वैसी रील्स डालना जारी रखा। जैसा कि सोशल मीडिया पे होता ही है, चाहे कोई 12-15 साल की नाबालिग लड़की हो या कोई शादीशुदा औरत, जो रील्स पर डांस करके अपने आप को पोस्ट करती हैं, उनके कमेंट्स में गंदी गंदी और आपत्तिजनक बातें लोग लिखते ही हैं। उनसे लोग मैसेज करके बातें करने की कोशिश भी करते हैं,
रवीना के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। अब प्रवीण ने रवीना का कमेंट सेक्शन देख लिया। रवीना के लिए जो जो लिखा हुआ था वो पढ़कर प्रवीण को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। प्रवीण ने इस बार रवीना को समझाने की सख्ती से कोशिश की। कमेंट्स ऑफ कर लो, लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। पर रवीना सोशल मीडिया के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे उसके ऊपर होने वाली गंदी गंदी कमेंट्स भी तारीफें लग रही थी। इसी बीच लोकल यूट्यूबर्स की एक टीम से उसे ऑफर आया, रील्स के साथ साथ अगर एक्टिंग करोगी तो पैसे मिलेंगे, 2 से 5,000 पर वीडियो। तो रवीना ने एक्टिंग भी शुरू कर दी। एक्टिंग और वीडियोस के शूटिंग के सिलसिले में उसे घर से बाहर रहना पड़ता। शुरुआत में तो वो बस कुछ दिनों के लिए ही बाहर रहती थी, पर धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए। रवीना अपने परिवार का ध्यान रखना तो दूर, अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रखती थी। ये देखकर प्रवीण को बहुत गुस्सा आया। प्रवीण खुद बहुत मेहनती था, बेटे के अच्छे से अच्छे कल के लिए मेहनत करता था, पढ़ाई में कमी नहीं आने देता था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो रात रात भर काम करता था। लेकिन ऐसे में रवीना हफ्तों हफ्तों बाहर रहती थी, तो प्रवीण ने उसे मना किया। इस बात पर दोनों पति पत्नी के बीच में तनाव शुरू हो गया। 23 मार्च 2024 में प्रवीण ने रवीना पर बहुत दबाव डाला, तो रवीना ने काम छोड़ दिया। अब वो बस घर पर रहकर रील्स बनाने लगी। प्रवीण को लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो गया है, पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। रवीना का उसी की टीम में काम करने वाले सुरेश राघव के साथ अफेयर शुरू हो गया था। सुरेश राघव 29 साल का हिसार जिले के हसी के प्रेमनगर गांव का रहने वाला था। शादीशुदा, 2 बच्चों का पिता, एक बेटा और एक बेटी। घर में दादी, माँ बाप और 5 बहनों में वो इकलौता था। 3 की शादी हो चुकी थी, 2 बहनें अभी पढ़ाई कर रही थीं। 2 मंजिला मकान था उसका। पापा रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक टिकट डिपार्टमेंट में। सुरेश की शादी 19 साल की उम्र में ही हो गई थी, वो भी 12th पास था। सुरेश के पिता ने उसकी भी रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन पर एक नौकरी लगवा दी, पर 2 साल बाद ही उसने वो नौकरी छोड़ दी। फिर वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगा। वीडियोस की शूटिंग के लिए हमेशा वो बाहर रहता। घर वाले पूछते तो बहाना मार देता, कहता टीम के साथ काम करता हूँ, सभी टीम मेंबर्स काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। कभी भी उसने घर वालों को वीडियो नहीं दिखाई। महीने 2 महीने में वो 5-10 मिनट के लिए घर आता, पैसे भी नहीं भेजता था। पत्नी झगड़ती, परिवार वाले बोलते जिम्मेदारी नहीं लेता। घर का सारा खर्चा पिता की नौकरी और दादी की पेंशन से चलता था। वैसे तो सुरेश को वीडियो से पैसा मिलता था, वो दुबई भी घूम के आया था, इंस्टाग्राम पर एयरपोर्ट की फोटोज डाल रखी थी। सुरेश के हालांकि 2 बच्चे थे और शादीशुदा था, और उसने अपने बायो में सिंगल लाइफ लिख रखा था। रवीना और सुरेश की मुलाकात हरियाणा के नाटक के सेट पर हुई थी, तकरीबन 1.5 साल पहले। वहां पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो गए और बातें होने लगी। यही बातें आगे चलकर प्यार और शादी के बाहर एक नाजायज रिश्ते में बदल गईं। रवीना ने भी अपने बायो में सिंगल मदर लिख रखा था, जबकि वो अपने पति के साथ उसके घर में रहती थी। जब प्रवीण ने रवीना पे दबाव डाला तो रवीना ने काम छोड़ दिया था। सुरेश को जब इस बात का पता चला तो उसे ये बात बहुत चुभी। सुरेश ने फोन करके समझाया, आ जाओ, तुम्हारी एक्टिंग लाजवाब है, तुम स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारे बिना हमारा नाटक कैसे चलेगा। ऐसी तारीफें सुनकर रवीना पागल हो गई। जो बातें पति कभी नहीं कहता था वो बातें सुरेश बोलने लगा। कहता, रील्स बनाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, नाटक करो, तुम तो अपने पति से भी ज्यादा कमाती हो, तो भला तुम उसकी क्यों सुनती हो। ये सुनकर रवीना इम्प्रेस हो गई। ससुराल और पति के खिलाफ जाकर उसने वापस से एक्टिंग शुरू कर दी। अब दोनों खुल के मिलने लगे। रवीना जब पति से झगड़ती तो पहले मायके जाती थी, अब वो सुरेश के पास चली जाती, टीम और शूटिंग का बहाना देके। प्रवीण जब काम पर बाहर होता तो सुरेश को वो घर बुला लेती। यादव भवन की सीढ़ियां बाहर से थीं, बाहर से वो सीधा छत पर खुलती थीं। बिना किसी को पता चले दोनों छुपके छुपके मिलते हैं। ससुर भी शादियों में खाना बनाने में व्यस्त रहते हैं। प्रवीण के बड़े भाई भी ड्यूटी पे रहते हैं, बच्चे स्कूल में और भाई की पत्नी काम में व्यस्त। काम से फुर्सत मिलती तो वो पड़ोस में बातचीत करने निकल जाती। रवीना घर को पूरा खाली पाके सुरेश के साथ जम के उसकी वासना में डूबती। अब तक पति पत्नी का रिश्ता पूरा टूट चुका था, बस बाहर का दिखावा बचा था। प्रवीण को रवीना का सुरेश से बातें करना बुरा लगता, दोनों में देखते ही झगड़ा हो जाता। 23 मार्च को रवीना घर आई बेटे के काम से।
प्रवीण भी घर पर ही था। दोनों में जोर का झगड़ा हुआ। रवीना तंग आ गई। रोज रोज की रोक टोक, रील्स नहीं बनाने देता, बाहर नहीं जाने देता, सुरेश से बात नहीं करने देता। उसी रात सुरेश को उसने फोन किया, फिर सब कुछ उसने बताया। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, पति को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 मार्च को जब घर खाली था, ससुर काम पर, देवर बाहर, भाभी नीचे, घर गृहस्थी में व्यस्त, रवीना ने सुरेश को घर बुला लिया। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी प्रवीण काम से जल्दी लौट आया। प्रवीण अचानक से कमरे में आया। उसने रवीना को सुरेश के साथ नग्न अवस्था में देख लिया। प्रवीण को बहुत गुस्सा आया। प्रवीण ने सुरेश से मारपीट करना शुरू कर दिया। तभी रवीना दूसरे कमरे से चुनरी ले आई। पति के गले में उसने उसे लपेट दिया और सुरेश ने चुनरी को प्रवीण के गले में पूरी ताकत से जकड़ लिया। रवीना दूसरे कमरे में से लाठी डंडा भी ले आई और प्रवीण पर वार करना उसने शुरू कर दिया। ये सिलसिला तब तक चला जब तक प्रवीण की सांस नहीं रुक गई। दोनों ने प्रवीण को मार तो दिया था, पर अब लाश को ठिकाने लगाना था। दोनों ने देर रात को प्रवीण के शव को नाले में फेंकने का प्लान बनाया। सोचा लाश को अच्छे से नाले में ढक देंगे तो वो गल भी जल्दी जाएगी और पहचान भी नहीं हो पाएगी। रात 11 बजे सुरेश बाइक पे पहली बार आया। मोहल्ले में चहल पहल देखकर वो घबरा गया तो वो वापस चला गया। फिर उसने रवीना के कॉल करने पे 2-3 बार आने की और कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। फिर 12 बजे जब सन्नाटा हुआ तो मौका देखकर वो गली के अंदर घुस गया। प्लान के मुताबिक 12:55 पर बाइक पर तीनों, सुरेश ड्राइवर, रवीना पीछे, प्रवीण का शव बीच में चादर में लपेटकर नाले की ओर निकल पड़े। जब दिनोद नाला पहुंचे, जैसे तैसे प्रवीण के शव को नीचे की तरफ फेंक दिया। शव को अच्छे से घास फूस कीचड़ मिट्टी से ढक दिया। इस काम में उन्हें 1 घंटा लग गया। फिर 1:55 पर वो वापस आ गए। रवीना ने चादर रखा, कपड़े बदले और रात भर सुरेश के साथ जश्न मनाया। किसी को शक ना हो इसलिए सुबह 5:30 पे सुरेश ने रवीना को घर छोड़ दिया। रवीना ने फिर ड्रामा किया, मिसिंग बोलती रही। पुलिस को कत्ल में इस्तेमाल हुई सारी चीजें, चुनरी, बाइक और डंडे, सब कुछ मिला। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दोनों पे आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120 साजिश और 201 सबूत छुपाना लगाए। कोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग है। परवान ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। प्रवीण के घर वाले आज भी रोते हैं। 7 साल का बच्चा अनाथ हो गया। रवीना ने प्रवीण के बारे में तो दूर, अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। बस अपने प्रेमी और सोशल मीडिया पे नाम कमाने के चक्कर में उसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।